मध्य प्रदेश में इस बार कैबिनेट विस्तार बेहद महत्वपूर्ण है और तमाम राजनीतिक समीकरण साधने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी आलाकमान पर है। सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट भी करना है और कई बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं यहां पर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। तो कैसा होगा इस बार का मंत्रिमंडल, कब होगा इसका विस्तार, कौन होंगे वो चेहरे जो कि इस बार मंत्री बनेंगे और किसे होना पड़ सकता है निराश, और क्या ये निराशा भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव में भीतरघात का सबब बन सकती है। इन तमाम महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री गिरिजा शंकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस बार कैबिनेट विस्तार कैसे होगा, आप किस तरह से आप इसका आंकलन करते हैं, क्योंकि पिछली बार जो आपने हमें टिप्पणी की थी वो बिल्कुल यथावत आई है। इस बार किस तरह का आपका समीकरण? दरअसल कैबिनेट का विस्तार जो है वो एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस है जो हो जाना चाहिए था। लेकिन मैंने तब भी कहा था जब लोग ये कह रहे थे कि आजकल में होने वाला है ये कि जब लॉकडाउन एक ऐसी बाधा है मंत्रिमंडल के बनने में कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक कैबिनेट का विस्तार संभव नहीं है। उसकी वजह ये है कि कैबिनेट विस्तार के पहले पार्टी के जो बड़े नेता हैं, हाईकमांड जिसको कहते हैं, उनके साथ में एक चर्चा मुख्यमंत्री की होती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी दौर में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपने कैबिनेट विस्तार के लिए हाईकमांड के नेताओं से चर्चा होती है। ये चर्चाएं सामान्य तौर पर टेलीफोन पर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे तर्क और प्रतितर्क होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुख्यमंत्री अपने लिहाज से चीज़ों को करना चाहेगा तो हाईकमांड के अपना दृष्टिकोण है। उन सब को तालमेल करने के लिए जब तक कि मुख्यमंत्री की और हाईकमांड के नेताओं की 1-to-1 मीटिंग नहीं होती है तब तक मैं नहीं समझता कि कैबिनेट विस्तार की कोई गुंजाइश बनेगी। हर बार ऐसा लगता रहा कि ये लॉकडाउन जो है अब ख़त्म हो जाएगा और कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। 17 मई की जो बात थी, लेकिन लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है। इस बार का जो लॉकडाउन है 31 मई तक बढ़ाया गया है और मैं समझता हूँ कि 25 तारीख के बाद थोड़ी छूट जिस तरह से मिल रही है, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज़ चल रहे हैं, दूसरी और तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो शायद है कि उसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली जाने की कोई सूरत बन जाए और उसके बाद कैबिनेट विस्तार की संभावना बन सकती है। तो सर, ये माना जाए कि सर अभी जब तक मुख्यमंत्री जी दिल्ली नहीं जा पाएंगे तब तक कैबिनेट विस्तार की जो तमाम अटकलें हैं वो संभव नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं के बीच में आपस में जब तक बात नहीं होती आपस में तब तक इसको अंतिम रूप देना कैबिनेट के स्वरूप को वो संभव नहीं है। सर, मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए कौन से वो चेहरे आपको लग रहे हैं जो कैबिनेट में जगह बना सकते हैं, क्योंकि सिंधिया समर्थकों का माना जा रहा है कि उनका मंत्री बनना तय है? देखिए, नाम पर तो विचार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एक जो कंपोजिशन है कैबिनेट का उसको आप देखें तो जितनी अड़चनें बताई जा रही है मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत कोई अड़चन है। 165 जब एमएलए होते थे बीजेपी के तो 35 जो पूरी जो स्ट्रेंथ है कैबिनेट की वो बीजेपी के लोगों की होती थी। अब बीजेपी की स्ट्रेंथ 107 है, तो उस लिहाज से लगभग 23-24 सीट बीजेपी को मिलना चाहिए। तो 35 की कैबिनेट में 22-23-24 सीट यदि बीजेपी को मिलती है तो उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक वो बिल्कुल जायज़ है। तो ऐसे में लगभग 10 से 12 जो कैबिनेट की जगह बच जाती है वो यदि सिंधिया समर्थकों या जो कांग्रेस से दूसरे आए हुए जो पूर्व विधायक हैं यदि उनको जाता है तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी को कोई नुकसान इससे है कि बीजेपी सिंधिया के लोगों को कैबिनेट में जगह देने के कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं है व्यवहारिक रूप से। दूसरी बात जो है, इस चुनाव में बहुत सारे जो पूर्व मंत्री हैं उसमें अर्चना चिटनिस भी हैं, लाल सिंह आर्य भी हैं, दूसरे और ऐसे के मंत्री हैं, लगभग आधा दर्जन से ऊपर मंत्री चुनाव हार गए हैं, तो उनकी जगह तो खाली हो ही गई। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो दूसरे और जो पुराने नेता हैं और नए नेता जिनको लेना है कैबिनेट में, तो उनके समायोजन में कोई बहुत दिक्कत आएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन जिस तरह की है, 5-6 मंत्री भूतपूर्व जो मंत्री हैं वो चुनाव हार चुके हैं तो उनकी दावेदारी वैसी ख़त्म हो गई, तो 5-6 जगह बच गई। चूँकि स्ट्रेंथ बीजेपी की कम है, 107 165 नहीं है, तो उनकी हिस्सेदारी भी उस लिहाज से कम हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उस तरह की अड़चन कोई बहुत
सामने आए, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन बावजूद इसके कैबिनेट बनाना एक बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया है और जिसमें कि हाईकमांड के साथ परामर्श करके और बहुत सारे समीकरणों को देखते हुए, जैसे आप देखेंगे कि पहली बार जब 5 मंत्री बनाए गए तो उसमें कमल पटेल का आना सबके लिए आश्चर्यजनक लग रहा था, गोपाल भार्गव का नहीं आना सबके लिए आश्चर्यजनक लग रहा था। तो ऐसे कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें जरूर देखने को मिलेगी जब कैबिनेट का पूरा फॉर्मेशन हमारे सामने आएगा। लगातार कई जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो चुनाव भी जीते हैं, इस समय विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो अपनी दावेदारी को और पुख्ता कर रहे हैं। सर, इस बार कितनी संभावना है कि कई जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है? जहाँ तक जो पूर्व मंत्री हैं और जो विधायक भी हैं, उनके बीजेपी ऑफिस में जाके नेताओं से मिलने का है, वो ठीक है, अपनी यहाँ से वो दावेदारी अपनी वो दिखा रहे होंगे। दावेदारी दिखाने जैसी कोई चीज़ राजनीति में होती नहीं है। आप केवल मिलते हैं और मिलकर अपनी बात कहते हैं और हद से हद आप ये बता सकते हैं कि आप ये बात कर सकते हैं कि ठीक है, देखिए साहब, मुझे जो है वो मौका मिलना चाहिए। क्योंकि आपको मौका नहीं दिया जा रहा है, ऐसे कोई संकेत तो उनके पास है नहीं, तो जिसलिए वो दावेदारी बताएं। लेकिन वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और इस सक्रियता के चलते ये चर्चा होती है कि साहब ये दावेदारी पेश कर रहे हैं या ये मुलाकात कैबिनेट को लेकर हो रही है। कोई ज़रूरी नहीं कैबिनेट को लेकर ही ये मुलाकात हो। जैसे आप याद करिए, जब कुछ दिनों पहले जब वो लेबर रिफॉर्म के बिल को लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने गए, तो ये कयास लगाने जाने लगे कि वो कैबिनेट के लिए गए हैं। कैबिनेट का फॉर्मेशन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कयास लगाना मैं बहुत उचित नहीं समझता। सर, एक सवाल लगातार उठ रहा है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग मिलेगा। क्या विभागों का निर्धारण भी सेंटर की सहमति के हिसाब से किया जाएगा या फिर ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किससे कौन सा विभाग मिले? एक सवाल इसमें और ये भी है कि क्या सिंधिया जी के साथ जो डील हुई है उसमें ये भी फैसला हो चुका है कि उनके समर्थक मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाएगा? देखिए, तकनीकी रूप से देखा जाए तो मंत्रिमंडल का गठन या मंत्रिमंडल का विस्तार ये मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री इतने स्वतंत्र नहीं होते कि वो बिना बड़े नेताओं के कंसल्टेशन किए या उनसे विचार विमर्श किए बिना अपने स्तर पर कैबिनेट बना लें। लेकिन कैबिनेट बनने के बाद जो विभागों का वितरण है, उसमें मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार काफ़ी हद तक चलता है और उसमें मैं नहीं समझता कि बड़े नेता बहुत उसमें हस्तक्षेप करते होंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो फॉर्मेशन होते रहे हैं, गठबंधन की सरकारें लंबे समय से चली आ रही हैं, अभी भी गठबंधन की सरकार है और उसके पहले शिवसेना और बीजेपी की सरकारें थी। तो ये तमाम इस तरह की खबरें हमारे सामने आती थी कि विभागों को लेकर तनातनी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो अभी सिनेरियो है, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत विभागों को लेकर कोई इस तरह की स्थिति बनेगी। बल्कि जो आपने सिंधिया से डील की बात की, मुझे नहीं मालूम कि उनके आपस में क्या डील हुई है या क्या समझौता हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी में जो 22 विधायक उनके आए हैं, वो और कांग्रेस के मिलाकर, उनको लेकर कोई बहुत असहज जैसी स्थिति है, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि बीजेपी की अपनी स्ट्रेंथ 165 की तुलना में 107 है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कांग्रेस से या सिंधिया के समर्थक जो बीजेपी में आए हैं, उनको कहीं एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। कार्यकर्ताओं के स्तर पर उनकी स्वीकार्यता कितनी बनती है, कार्यकर्ता उनको कितना स्वीकार करते हैं, ये देखना होगा। दूसरी बात, जो बाई इलेक्शन में को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि साहब पूरे लोग जो हैं उनके बीजेपी के जो कांग्रेस से आए हुए हैं, सिंधिया के लोग, उनको टिकट दी जाएगी। ये बिल्कुल तय है कि जितने लोग 22 लोग उनके जो आए हैं, 20 या 22 जो भी आए हैं सिंधिया के, उनको इसलिए टिकट दिए जाने में कोई आपत्ति मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर सिटिंग एमएलए। सिटिंग एमएलए की टिकट तो आमतौर पर काटी नहीं जाती। तो वो चाहे सिंधिया के हों, चाहे दूसरी पार्टी के हों, वो कांग्रेस में आए हैं, बीजेपी में आए हैं और बीजेपी के लिए वो लोग सिटिंग एमएलए माने जाएंगे। बीजेपी का कोई नेता जो चुनाव हार गया था पिछले चुनाव में कांग्रेस के इन्हीं नेताओं के सामने, तो उसकी दावेदारी बहुत इसलिए नहीं बनती कि हारे हुए नेता की दावेदारी उतनी नैतिक रूप से उतनी बहुत पुख्ता नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूं कि जितने लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं विधायक, जो पूर्व विधायक हो गए हैं, उन सभी को पार्टी टिकट देगी, ये
बिल्कुल तय आप मान के चलिए। हमसे बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कुछ ऐसे जो विधायक हैं जहाँ से हारे हैं, उनसे भीतरघात का खतरा कितना है और क्या उनको सेटिस्फाई करने के लिए निगम मंडल में उनको स्थान दिया जा सकता है? निगम मंडल के में स्थान देने से कोई संतुष्टि होती है, ऐसा मैं नहीं मानता व्यवहारिक रूप से। ऐसा जरूर राजनीतिक जो स्तर पर या राजनेताओं में ये मान्यता है कि किसी एक खास जाति समुदाय के लोगों को मंत्री बना देने से उस जाति में कोई बहुत समर्थन मिल जाता है, या किसी को निगम मंडल में बनाने से उनका असंतोष कम हो जाएगा और वो सिंधिया के लोगों को सहज रूप से स्वीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया है उनको स्वीकार करने की, और उसमें ये जरूर जहाँ पर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को जगह देने की बात छोड़ दीजिए, सामान्य स्थिति में भी जो सबोटेज की स्थिति हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, हर चुनाव में होती है, पार्टी के ही नेता को चुनाव टिकट देने के बाद भी पार्टी के ही नेता उसका विरोध करते हैं, सबोटेज करते हैं, तो वो सामान्य सबोटेज जो होता है वो इस चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि पार्टी लीडरशिप इन नेताओं को किस तरह से अनुशासन में रखती है और चुनाव का संचालन, बाई इलेक्शन का संचालन जो है वो कितनी कुशलता से करती है। एक और सवाल सर, जैसे अगर ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात करें और सागर संभाग की हम बात करें तो वहाँ पर राजनीतिक समीकरण कुछ इस हिसाब से हैं कि अगर सिंधिया समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी में आए वो चुनाव जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बरसों से वहाँ पर राजनीति कर रहे कद्दावर नेताओं की राजनीति कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर या फिर वो इफेक्ट छोड़ देगी, वो प्रभाव नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में किस हद तक संगठन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां समझते हैं? यदि किसी एक नेता के विधायक या मंत्री बनने से किसी पार्टी के स्थापित और बहुत बड़े नेता की यदि नेतागिरी खत्म होती है तो फिर उसको बड़ा नेता किस रूप में माना जाएगा? ये तो बहुत सहज नहीं है। ये जरूर है कि मंत्री होने के कारण आप प्रभावशाली होते हैं। मंत्री होने के कारण प्रभावशाली होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके अपने जनाधार के आधार पर प्रभावशाली होना वो अलग बात है। जिन नेताओं का अपना जनाधार है, अपना एक काम का दायरा है, अपने समर्थकों का दायरा है, उनको इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो मंत्री हैं या नहीं। और इसलिए मैं नहीं समझता कि सिंधिया समर्थक किसी नेता को सागर से मंत्री बनाने से सागर के जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनकी स्थिति में, उनकी हैसियत में को बहुत फर्क आएगा, ऐसा मैं नहीं लगता। बहुत शुक्रिया गिरिशंकर जी, हमें इतनी महत्वपूर्ण बातों से रूबरू कराने के लिए। तो दर्शकों, मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर जो आपके तमाम सवाल सामने आ रहे थे उसके साफ कर दिया कि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली नहीं जा पाते हैं, आला नेताओं से संपर्क नहीं कर पाते हैं, तब तक मंत्रिमंडल विस्तार की तमाम अटकलें सिर्फ अटकलें मात्र हैं। और जिस तरह से समीकरण यहाँ पर गिरिशंकर जी ने समझाया कि सिंधिया समर्थक तमाम विधायक जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी में उनका टिकट मिलना तय है, और अब ये बात संगठन के ऊपर है कि अगर कोई नाराज़ होता है, अगर सैबोटेज करने की कोशिश करता है तो उसे किस हद तक रोका जा सकता है। इन तमाम पॉलिटिकल समीकरणों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।